बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 17 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है और गजा जंग इस वक्त आखिरी मराहिल के अंदर है। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, रफा, ये जितने भी इलाके हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत चाहता है और वहां से जितने भी फलस्तीनी हैं उनको निकालने की प्लानिंग किए बैठा है और इसके लिए फौजें भी बाकायदा तौर पर मैदान में उतार दी गई हैं और हमले भी किए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को वहां से मुकम्मल तौर पर वाइप आउट किया जाए, वहां से निकाला जाए। लेकिन अब जिस तरीके से मज़ाहमत है, पहले से वो हमले कर रहे थे, लेकिन जब से ये मुज़ाकराती दौर शुरू हुए उसके बाद हमले रुक गए थे, लेकिन अब वो दोबारा से मैदान में आ चुकी है। और फिर अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि गजा के अंदर हालात मजीद बद से बदतर और बदतर से बदतरीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि गजा के अंदर जो इजरायली फौज है उसके अंदर कुछ हिजानी कैफियत पाई गई है, बिलखुसूस जो मिसाइलों के हवाले से कि मिसाइल वहां से गायब हुए, मिसाइल वहां से चोरी हुए और ये चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि भेदी था। जो वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो वो घर के भेदी ने कैसे पूरी की पूरी लंका ढाई और फिर वहां से जो मिसाइल थे वो चोरी होने के बाद वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो गए। वहां पे वेस्ट बैंक के अंदर जो मज़ाहमत है उसके हाथ कैसे लगे और फिर वो मज़ाहमत, क्योंकि उनके पास तो हथियारों की जरूरत है उन्हें और वो भरपूर तरीके से इनको यूटिलाइज भी करते हैं। जिस तरह से वो वहां से कोई बमबारी होती थी, मिसाइल गिरते थे, उनका बारूद वो उनको दोबारा से इस्तेमाल करते हुए एक नई जो चीज है, नए वेपन जो है वो तैयार करते थे। लेकिन अब यहां पर फलस्तीनी जो मज़ाहमत है उसकी जानिब से हमला किया गया और 3 जो मिरकावा टैंक्स हैं, इजरायली मिरकावा टैंक्स, उनको निशाना बनाया गया। और फिर जो इजराइल का सबसे बड़ा, जो दूसरा सबसे बड़ा इनका बिजली घर है, पावर स्टेशन है, वहां पर भी आग लगी हुई है। इसके पीछे क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखना है। और फिर इजराइल की जानिब से बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर हमले के हवाले से पर तोले जा रहे हैं, लेकिन अभी ईरान के ऊपर हमला जो उन्होंने करना था वो नाकाम हुआ। कैसे हुआ, इनकी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो कैसे जबरदस्त हुई, ये तमाम तो डिटेल्स बढ़िया हम वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें गजा बमबारी की जद में और फिर इस वक्त हमारे जो रहनुमा हैं वो खामोश हैं। क्यों? क्योंकि इनके तख्त कौम की इज्जत से ज्यादा अहमियत रखते हैं। ये खौफ नहीं है, ये जो साम्राज्यिक कुव्वतें हैं उनकी अतात और वफादारी है। आप अंदाजा कीजिए। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से गजा की तबाही जो हुई है, बेसिकली गजा की तबाही जो हुई है, इसकी जिम्मेदार फलस्तीनी मज़ाहमत है। तो क्या वाकई में ऐसा है? इसको थोड़ा सा इस पहलू को देख लेते हैं। मैं फिर आपको बताता हूं कि चोरी कैसे हुई, इसके पीछे क्या स्टोरी थी। वो जब आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि यहां तक अच्छा ऐसी भी गेम होती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात अपने माइंड में रखिए कि कुछ लोग गजा की जो तबाही है उसका जिम्मेदार मज़ाहमत को ठहराते हैं और कहते हैं कि अगर मज़ाहमत इजरायली फौज पर ऑपरेशन जो 7 अक्टूबर को किया गया था वो ना करती तो इजरायली फौज गजा को तबाह नहीं करती। ये लोग या तो वाकई नादान हैं या फिर आलाइकार बने हुए हैं और उनकी खिदमत में अर्ज है कि फलस्तीनी मज़ाहमत जो है वो 1987 के अंदर जो साम्राज्य मसालम के जवाब में और फिर फलस्तीनी अवाम के दिफा के अंदर वजूद में आई थी, और जबकि मसालम और तसल्लुत जो है वो तकरीबन 1948 से जारी है। यही लोग कल तक कहते थे कि अगर ये जो अफगान तालिबान है वो उसामा बिन लादेन को पनाह न देते तो अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर हमलावर नहीं होता। हालांकि इराक ने तो उसामा बिन लादेन को भी पनाह नहीं दी थी, मगर अमेरिका ने फिर भी इराक की ईंट से ईंट बचा दी थी। और असल बात वही है जो हमारे रब ने फरमा दी है कि हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहां तक कि अगर इनका बस चले तो तुमको तुम्हारे दीन से फेरते हैं। और इस वक्त गजा की तबाही की जिम्मेदार साम्राज्य समेत तमाम मुस्लिम हुक्मरान और लाखों की मुस्लिम फौजें, जिनको पालने के लिए मुस्लिम ममालिक ने बड़े बड़े बजट सर्फ किए और उन्होंने अपनी आवाम को फतह करने और साम्राज्य गुलामी के सिवा कुछ नहीं दिया। अगर आप गजा के लिए शेर नहीं बन सकते तो साम्राज्य के पालतू बनकर मजलूमों के खिलाफ भौंकना जो है वो यकीनी तौर पर बंद होना चाहिए। लेकिन अभी मेन स्टोरी के ऊपर आते हैं। मैंने जो इस वक्त आपको बताया कि वहां से जो मिसाइलों के चोरी होने के बाद वहां से फरोख्त करने का मामला है वो क्या है। इस वक्त बताया जा रहा है कि इस वक्त वहां इसराइल के अंदर बिलखुसूस जहां पर जंगें लड़ी जा रही है, मामलात गजा के अंदर दीगर इलाकों के अंदर जो हथियार चोरी करके वेस्ट बैंक के अंदर फरोख्त करने का मामला सामने आया और एक इजरायली तैयारा शिकन मिसाइल जिसे आईडीएफ के ख्याल में गजा के अंदर ऑपरेशनल सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर लॉन्च किया गया था और वो वेस्ट बैंक के तुलक्रम पनाह गुज़ीन कैंप से मिला और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। जबकि हालिया हफ्तों के अंदर
फलस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुलकरम पनाह गुज़ीन कैंप के मसाफात में सर्वे के दौरान एक लाउस मिसाइल पाया और इसे आईडीएफ के हवाले कर दिया गया। मिसाइल का मुआयना करने के बाद ये एक आईडीएफ रिजर्व बटालियन से मुंसलिक निकला, जहां बटालियन ने बताया कि ये गजा पट्टी में ऑपरेशनल सरगर्मी के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया गया था और आईडीएफ को ये शुबा है कि रिजर्व बटालियन ने गलत रिपोर्ट पेश की और इस हकीकत को छुपाया कि मिसाइल इससे चुराया गया था। और इन शकूक व शुबहात के बाद मिलिट्री पुलिस की तरफ से मुजरिमाना तहकीकात का आगाज जो है वो किया गया है। अगर मिसाइल कब्जे में ना लिया जाता तो ये आईडीएफ फोर्सेस पर फायर करना और बहुत से जानी नुकसान का बायस भी बन सकता था। अब हम जंग के दौरान आईडीएफ से चोरी होने वाले तैयारा शिकन मिसाइलों और फिर दीगर जो धमाका खेज मवाद की तादाद का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं जो कि वेस्ट बैंक के जंगजुओं के हाथ में पहुंचा है। लेकिन अभी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो अल-कसाम है, ये जंगजू जो हैं, उन्होंने गजा शहर के मशरिक के अंदर अल-तफ़ा मोहल्ले के अंदर मशरिक में वाक़ अल-वफ़ा हॉस्पिटल के करीब दरअंदाजी करने वाले 3 जो इजरायली मरकावा टैंक हैं उनको निशाना बनाया और ज़मीनी लड़ाई में अब भी अल-कसाम जो है वो वहाँ पर भरपूर तरीके से अब एक यूँ कह लें कि लड़ाई का मुजाहरा कर रही है और वहाँ एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन रोटनबर्ग पावर स्टेशन जो कि एक बड़ी आग वहाँ पर भड़क उठी है और ये इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा बिजली फराहम करने वाला इदारा जो है वो समझा जाता है और वहाँ पर ये आग भड़क उठी और अभी इसके ऊपर भी मजीद तहकीकात हो रही है कि आग लगने की वजह जो है वो क्या है, क्योंकि अभी तक इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है और ये बेसिकली चीज़ें जो है वो किस तरह से हाइड की जाती हैं ये भी आपके सामने है। लेकिन अभी जो OSINT जो इसराइली है एक अकाउंट है और वहाँ पर यूँ कह लें कि न्यूज़ वगैरह शेयर की जाती है यहाँ से, उसने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बताया कि अमेरिकी फ़ौज के 5 C-17 जो ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं वो फ़लस्तीन के जुनूब में वहाँ पर वाक़े जो इसराइल के अंदर वाक़े जो नेवातीम एयरबेस है इजरायली फ़िज़ाइया के अड्डे पर उतरे हैं और इनमें भारी गोला बारूद था जो अमेरिका इस वक्त इसराइल को फराहम कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इसराइली फाइटर पायलट मेजर शिरा एटिन उसने सितंबर 2023 के अंदर जो 60 मिनट का एक प्रोग्राम था उसमें बताया कि पायलट्स को ऐसे अहदाफ पर बमबारी करते वक्त मजबूत अपने कमांडरों पर एतमाद की ज़रूरत होती है जो कि जिसमें बच्चों की भी जान जा सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि पायलट उड़ान भरने और घरों में बम और मिसाइल मारने के काबिल हों तो ये जानते हुए कि वहाँ पर जो मासूम लोग हैं वो भी निशाना बन सकते हैं, तो उन्हें ये फैसला करने वाले लोगों पर सबसे ज़्यादा एतमाद होना चाहिए। लेकिन 1 माह से भी कम अरसे के बाद 7 अक्टूबर के बाद उसने और दीगर जो इजरायली फौजियों ने रज़ाकाराना तौर पर उसी क़यादत के अंदर गजा पर बमबारी की जिसके बारे में उन्होंने शकूक व शुबहात का इजहार किया था। लेकिन अभी जो इजरायली एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं बेनी गांट्स, उसकी जानिब से कहा गया कि वो मस्ट स्ट्राइक ईरानियन न्यूक्लियर टारगेट्स एंड चेंज द फेस ऑफ द मिडल ईस्ट। मतलब हमें जो है वो ईरानी न्यूक्लियर टारगेट्स के ऊपर भरपूर तरीके से स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि मिडल ईस्ट का मुकम्मल तौर पर जो चेहरा है जो फेस है उसको तब्दील किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नेतन्याहू ने एक मनसूबा जो है वो तजवीज़ किया जहाँ इजरायली कमांडोज अमरीकी फ़िज़ाई हमलों की मदद से ईरान के अंदर कई ज़ेर ज़मीन जो जौहरी मकामात हैं उनके खिलाफ खुसूसी फौजी ऑपरेशन करेंगे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं और बताया ये क्या कि ट्रंप हैज़ रिजेक्टेड Israel's plan to strike Iranian nuclear facilities as early as next month। मतलब जो इस वक्त ट्रंप की जानिब से ये जो इसराइल का प्लान था बिलखुसूस ईरान के ऊपर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करने के हवाले से जो कि अगले महीने के अंदर किसी भी वक्त इन द बिगनिंग हो सकता था, और ये हमला होने की बजाय ट्रंप इज सेड टू बी आर्ग्यूइंग a path of diplomacy and peace, emphasizing restraint over military escalation। तो उसने ये इसके ऊपर अर्ज किया, उसने कहा कि नहीं वो डिप्लोमेसी और जो अमन मुज़ाकरात के साथ मामला जो है वो डील करना चाहता है, लेकिन अगर मिलिट्री एस्केलेशन होती है तो ये हालात मज़ीद कशीदा होंगे। तो ये प्लान जो है वो उसको उसी वक्त जो है वो रोक किया गया। तो ये अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि ईरान के पास जो इस वक्त रडार सिस्टम आया बवार 373 वो एक जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करने के काउंटर करने के काबिल है, और उसने एक दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रखा हुआ। यही मेजर रीज़न है कि इसको होल्ड कर लिया गया। लेकिन अभी ओमान जो है ये कम से कम दूसरे अरब ममालिक से बेहतर निकला। क्यों? क्योंकि ओमान की जानिब से रिफ्यूज़ कर दिया गया अमेरिका को कि वो उसकी नेवी वेसल्स जो हैं उनके करियर स्ट्राइक जो उनका ग्रुप है उसको रिफ्यूल नहीं करेगा और ना ही ओमानी पोर्ट्स के ऊपर उनको जगह देगा, क्योंकि वो वहाँ से जाते हैं यमन के ऊपर हमला करते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का उसकी जानिब से जवाब दिया गया और मेरे ख्याल में ऐसा जवाब देना ज़रूरी है। अभी आज जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं
खालिद बिन सलमान वो तेहरान पहुंचे आज सुबह, और एक हाईएस्ट लेवल की जो सऊदी विजिट है, जो कि इनके टाइल्स रिज्यूम होने के बाद सबसे पहला विजिट है, जिसमें बाकायदा तौर पर जो मीटिंग्स हैं, अहम तरीन मीटिंग्स, और वो भी टॉप ईरानियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ होंगी, और बहुत से अहम तरीन मामलात जो है वो डिस्कस होंगे। लेकिन अभी जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जो नेगोशिएशन चल रही है, उनके दौरान यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से बाकायदा तौर पर चाइना के ऊपर, चाइनीज रिफाइनरीज के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाई गई हैं। क्यों? क्योंकि वो ईरानियन ऑयल जो है वो खरीद रहे थे। लेकिन अभी जो यूएस है उसकी जानिब से जिस तरह से टैरिफ आयद किया जा रहा था, इसी टैरिफ की मद में उसने $21 बिलियन जो है वो जनरेट किए, और जो जब से ट्रंप जो है वो ऑफिस में आया है। लेकिन अभी जो हैरानकुन चीज़ है वो ये है कि चाइना जो है वो अब उसने एक और ब्लो जो है वो यूएस इकोनॉमी को दिया, एक और झटका दिया है, और चाइना की जानिब से बाकायदा तौर पर जो एक रिकॉर्ड हाई जो वॉल्यूम कैनेडियन ऑयल है उसको बाकायदा तौर पर खरीदने के हवाले से खबरें जो है वो इंपोर्ट करने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। और जो चाइना यूएस से ऑयल परचेज करता था, अब वो 90% जो है उसने कनाडा से जो है वो इस वक्त परचेज करना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो इजरायली मफादात की हिमायत करते हुए इसराइल को निशाना बनाने वाले जो यमनी मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स की निगरानी के लिए सोमालिया के पुंटलैंड के अंदर इसराइली रडार तैनात कर दिया, और यमनी कार्रवाइयों का मुकाबला करने की कोशिशों के दरमियान इसराइल के साथ अबू धाबी के फौजी और इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद गहरे हुए, और बशमूल स्ट्रेटेजिक मुआहदे और सामान के नकलो हमल के। ये सारा उबैद है, अल मसीरा टीवी है, उनके रिपोर्टर उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो कितनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, और लीडर ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि वो प्रोटेस्ट कर रहा था, और प्रोटेस्ट के दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और इस हवाले से मागा वॉइस एक अकाउंट है, उसने इस खबर को रिपोर्ट किया, और बताया गया कि उसकी सिटीजनशिप के हवाले से इंटरव्यू हुआ, और उसको अब अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, ट्रंप अपने वोटर बेस को धोखा देकर ये सोच रहे हैं कि वो गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को निकाल रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका के अंदर से इसराइल की हिफाजत कर रहे हैं, जबकि जो गैर दस्तावेजी तारकीन वतन का मसला हल तलब है, और वो मागा जो एनर्जी को बाकायदा तौर पर इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ ले जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। मुझे हैरत नहीं होगी इस तरह के अकाउंट्स हिंदुस्तानी या फिर इसराइली जो जैली ठेकेदार हैं उनके ज़रिए चलाए जाते हैं, ताकि वोटर्स को जोड़ तोड़ के लिए मखसूस खतूत के ऊपर अमल जो है वो किया जाए और उनकी माइंड मेकिंग की जाए। लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनवेल हो रही हैं, और तमाम तर पर्दे एक एक करके हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।